हेलो प्यारे साथियों, बिमलेस कोचिंग क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। क्या आप भी जो है इस बार सीटेट 2026 का एग्जाम देने जा रहे हैं, जिसकी परीक्षा आपकी 8 फरवरी को प्रस्तावित है। आप सोच रहे हैं कि सीटेट पेपर फर्स्ट में मैथ के 30 प्रश्न कहाँ से आएंगे, किस तरह के प्रश्न आएंगे, किस तरह के प्रश्नों को हमको अभ्यास करना चाहिए, जो भी हमारे पास 15 20 या 25 दिन बचे हुए हैं। तो आज इस क्लास में हम आपको बताएंगे जो सीटेट पेपर फर्स्ट में मैथ के गणित के 30 प्रश्न आते हैं वो कहाँ से आते हैं और किस तरह के प्रश्न आते हैं, और इन 15 से 20-30 दिनों में जो भी आपके पास समय बचा हुआ है, आप क्या करें ताकि 30 में 30 प्रश्न आपके सही हो जाएं। तो सबसे अच्छा तरीका है, आप सीटेट के जो बचे हुए आपके पास दिन हैं, उन दिनों में आप प्रीवियस ईयर पेपर लगा के जाइए। डेफिनेटली मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि 30 के 30 प्रश्न आप गणित में सही करके आए। इधर उधर की चीजें आप पढ़ना बंद कर दीजिए। जो भी आपके पास 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन बचा हुआ है, हमारे साथ जुड़ जाइए। डेली आपको 11 बजे आपको हम 15 से 20 प्रैक्टिस सेट जो प्रीवियस ईयर पेपर सीटेट का करा के भेजेंगे, और डेफिनेटली आप सभी प्रश्न सही करके आएंगे। तो आज इस क्लास में आपको पता चलेगा कि किस तरह के प्रश्न सीटेट एग्जाम में पेपर फर्स्ट में आते हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने जो पेपर लिया है ये आपका जो है कि आई है, सेट आई है। 2021 में पेपर सीटेट का ये हुआ था। इन प्रश्नों को देखने के बाद आपको खुद पता लग जाएगा कि किस तरह से आप तैयारी अभी कर रहे हैं और किस तरह के प्रश्नों को अभी आपको पढ़ना है, तैयारी किस तरह के प्रश्नों के लिए आपको करनी है। तो चलिए विदाउट डिले जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं और सीधे चलते हैं अपने मैथ वाले सेक्शंस पे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये पहले सीडीपी का सेक्शन है, लेकिन सीधे हम लोग मैथ पे चलेंगे जो 31 से स्टार्ट है। ठीक है, ये लीजिए मैथ का सेक्शन आपका स्टार्ट है। इधर आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, इधर आपका हिंदी लैंग्वेज है। एक एक प्रश्न को आपको लगाना है, एक एक प्रश्न के कॉन्सेप्ट को आपको सीखने हैं। यदि सीटेट पेपर फर्स्ट में 30 में 30 प्रश्न आप अपना सही करना चाहते हैं तो ठीक है। तो चलिए सभी कॉन्सेप्ट को हम बताएंगे भी। लीजिए आपके पास पहला प्रश्न आ गया है। फर्स्ट नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर वाले 48 वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो। इस तरह के प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए क्या ये प्रश्न आपको आ रहा है? अपने से पूछिए, यह प्रश्न आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है, जो भी समय बचा हुआ उसमें अभ्यास करिए ज्यादा से ज्यादा। चलिए यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर वाले 48 छोटे वर्गों को कुल कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सके, इसका जो परिणामिक क्षेत्रफल है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि परिणामिक क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। तो मान लीजिए क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या रख लेंगे, 48। 48 आपको हर हाल में क्षेत्रफल लाना है। ठीक है, और कितने सेंटीमीटर का यहाँ पे वर्ग है, तो यहाँ पे कह रहे हैं सर 1 सेंटीमीटर लंबाई वाला और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला, कितने वर्ग है, 48 गो वर्ग है। तो चलिए रख ले, हाँ सर रख ले। यहाँ पे देखिएगा हम रख रहे हैं, यहाँ पे एक वर्ग हमने रखा 1 सेंटीमीटर लंबाई वाला, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला, और ऐसे कितने रखने हैं 48। तो एक हो गया, दो हो गया, तीन, फिर चार, फिर पांच, व्यवस्थित करना है, ये छह। इसी तरीके से हम लोग ऐसे 48 वर्ग रख लेंगे। यहाँ पे हमने लंबाई क्या लिया है आप लोग बताइए। आप कहेंगे सर लंबाई आपने एक लिया है, ये क्या है इसकी लंबाई, लंबाई हमने एक लिया है। और ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी इसकी, कितने वर्ग है यहाँ पे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, चलते चलते कहाँ तक हो जाएगी 48 तक, तो ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी। तो क्षेत्रफल हमें कितना लाना है, 48 हर हाल में लाना है। तो ये तो हो गया आपका पहला तरीका, पहले तरीके से आ गया। अब इसके बगल में ही और वर्ग आपको सेट करना है। ठीक है, कितने सेंटीमीटर का, 1 into 1 का होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे लगाते हैं 1 into 1 का। तो एक हो जाएगा, दो हो जाएगा, इसी तरीके से तीन हो जाएगा, चार हो जाएगा, पांच हो जाएगा। लेकिन आप जैसे इस वाले लाइन में 48 लगाए हैं, इस वाले में 48 नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए लंबाई कितनी हो गई, एक और एक, यहाँ पे है ना एक, तो दो हो गई कि नहीं। अब लंबाई कितनी हो गई, दो। तो कितने वर्ग आप रख पाएंगे, कितने वर्ग रख पाएंगे आप, केवल 24 रख पाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल आपको 48 लाना है, यहाँ पे हर हाल में 48 ही लाना है। तो आप 24 रखेंगे वर्ग, 24 दूना क्या हो जाएगा 48, तभी होगा। तो ये दूसरे तरीके से आ गया इसका क्षेत्रफल 48। ध्यान से एक बात आपको समझना है कि हर हाल में आपको क्षेत्रफल 48 लाना, उससे ज्यादा नहीं लाना है। यहाँ पे एक लंबाई वाला और एक चौड़ाई वाला रखी, तो यहाँ पे हमारा जो वर्ग रख पाए 48 रख पाए।
तो यहाँ पे 48 हो गया। अब इसके बगल में ही सेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिया गया है व्यवस्थित करना है, अलग-अलग नहीं करना, व्यवस्थित करना है। तो इसके बगल में आप कहेंगे सर 1 सेंटीमीटर लंबाई वाला और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला हम रख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल ये कितना हो गया? ये टोटल 2 हो गया ना यहाँ पे। जब ये 2 हो गया, 2 गुणे 24 कर लेंगे। इसी तरीके से हमें आगे भी एक 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर वाला वर्ग इसमें और रखना है। तो ये रखते हैं यहाँ पे, चलिए 1 सेंटीमीटर वाला रख लिए, फिर 1, 2, फिर 3। तो यहाँ पे बताइए लंबाई कितनी हो गई? 1, 2, 3 हो गई। अब जब लंबाई 3 हो गई तो ये कितना रख पाएंगे वर्ग? कितना वर्ग रख पाएंगे? कहेंगे सर यहाँ 48 लाना है, तो 3 का इसमें भाग दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा यहाँ पे क्या होगा। 3 एक कम 3 होगा और 3 छक 18 हो गया, मतलब 16 वर्ग ऐसे रखेंगे। इस वाले कॉलम में कितने रखे हैं? 24 रखे हैं। यहाँ पे कितने रखेंगे? 16 रखेंगे। तभी हमारा क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? 48 आ गया। ये तीसरा तरीका हो गया। ठीक है, चौथे तरीके पे चलते हैं। ध्यान से समझते रहिएगा, थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, क्वेश्चन को आपको समझना यहाँ पे है। अब यहाँ पे एक और वर्ग इसमें रखते हैं। तो जब एक और वर्ग रखेंगे तो 1, 2, फिर यहाँ पे 3, फिर 4, ऐसे करके रखेंगे। अब लंबाई कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4। सर लंबाई 4 हो गई। तो बताइए जब लंबाई 4 हो गई तो कितने वर्ग आप रख पाएंगे चौड़ाई वाले? तो कहेंगे सर भाग दे दीजिए इसमें, यहाँ पे 48 लाना है। 4 एकम 4, यहाँ पे 4 दूना 8, तब भी 48 हो गया। ये आपका ये तीसरा था, ये आपका चौथा हो गया। ठीक है, चौथा हो गया। 5 तो रखेंगे नहीं, 5 वर्ग रख नहीं पाएंगे, 6 रखेंगे हम लोग जो है। ठीक है, तो चलिए बगल में यहाँ पे रख लेते हैं 1, 2, फिर 3, ऐसे वर्ग रखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये भी एक लंबाई होगी, इसकी भी एक चौड़ाई होगी। तो 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 वाला तो नहीं रख पाएंगे, एक और रखिए, 6 वाला रखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 गुणे कितना रख लेंगे यहाँ पे? भाग दे लीजिए यहाँ पे 8। तो 6 वाटे कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको भी रख लेंगे। ये हमारा कितने वाला हो जाएगा भाई? 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 वाला हम यहाँ पे रख लेंगे। 6 वाले वर्ग कितने हो जाएंगे आपके पास? 8 हो जाएंगे। तो इस तरह से कितने तरीके हैं? देखिए 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 किसी ऑप्शन में था, 5 किसी ऑप्शन में था, यहाँ पे देखिए दिया गया था 5। ये वाला ऑप्शन आपका समझ में आओगे, आ गया होगा आपको। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए हमारे कहने का मतलब है ना कि इसके कॉन्सेप्ट को आपको समझना है कि कैसे प्रश्न लग रहा है। ये नहीं कि बस सर आंसर से मतलब है, अगर आंसर पे जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है। जब वहां प्रश्न आएगा तो आप नहीं कर पाएंगे, डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे। चलिए ये लीजिए 2021 पेपर का अगला प्रश्न। यहाँ पे शानदार प्रश्न है और देखता हूं कितने लोग इसको लगा पाते हैं। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है कि विद्यालय की सभा में एक क्लास के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं। एक विद्यालय है जिसमें सभी बच्चे एक पंक्ति में एक खड़े हुए हैं। ठीक है, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। उस क्लास में कुल कितने छात्र उपस्थित हैं? ठीक है, दोनों सिरों से रूही का 19वां स्थान है। मान लीजिए यहाँ से बच्चे खड़े हैं, यहाँ तक खड़े हैं ये रो में। रूही बच्ची है, उसका जो स्थान है यहाँ से भी 19 स्थान पे ये है। यहाँ पे रूही है और इधर से भी रूही किस स्थान पे है? 19 स्थान पे है। तो पूछ रहा है कुल कितनी जो है कि छात्र उपस्थित है यहाँ पे जो है। तो आप बताइए यहाँ से यहाँ तक लेकर के कितने हैं? 19 है सर। ठीक है, इधर से इधर कितने हैं? 19 है सर। 19 19 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। लेकिन उसमें से एक घटा लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? आप सोचिए कि आप यहाँ खड़े हैं किसी क्लास में, उधर से भी आपका 19वां स्थान है और इधर से भी आपका 19वां स्थान है। तो आप तो एक ही है ना, एक ही स्थान ग्रहण करेंगे ना। लेकिन बताया क्या जा रहा है प्रश्न में? दोनों तरफ से, इधर से भी आप 19वें स्थान पे हैं, इधर से भी आप 19वें स्थान पे हैं। तो 19 19 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। लेकिन एक माइनस कर देंगे, क्यों? क्योंकि आप एक ही जगह खड़े होंगे, या तो इधर से एक जगह खड़े होंगे या तो उधर से। तो इस तरह के प्रश्नों में एक माइनस कर लेंगे। यहाँ पे हमारा आंसर जो आ जाएगा 37 आ जाएगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस तरह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लीजिए आपके पास अगला प्रश्न है और यहाँ पे इस प्रश्न को लगाना आपको शानदार प्रश्न है। प्रश्न हमारा है कि अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? बहुत ही शानदार प्रश्न है। जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे आप लगाइए, प्रश्न को लगा लेंगे। प्रश्न में एकदम डूब जाइए। ठीक है,
जैसे प्रश्न कर रहा है वैसे लगाएंगे, देखिए डेफिनेटली आप लगा लेंगे। प्रश्न को देख करके परेशान नहीं हुआ जाता है, घबराया नहीं जाता है। देखिए जैसे प्रश्न कर रहा है वैसे हम लगा रहे हैं यहाँ पे। कह रहा है कि अस्मिता एक बच्ची है जो विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंचती है। तो ये 8:30 AM से 15 मिनट पहले पहुंचती है, 15 मिनट पहले। तो आप लोग मुझको ये बताइए कि अस्मिता 8:30 बजे से 15 मिनट पहले का मतलब 8:15 पे पहुंचेगी। कब पहुंचेगी? कहेंगे सर पहुंचेगी 8:15 पे। ऐसा प्रश्न बता रहा है कि 8:30 से 15 मिनट पहले पहुंच रही है। ठीक है, एम लिख लें, हाँ लिख लीजिए सर। उसके बाद देखिए, वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची। यानी उसके साथ जो सहकर्मी है, वो अपनी सहकर्मी से, अपने फ्रेंड से आधे घंटे पहले पहुंची। वह अपने सहकर्मी से आधे घंटे पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा था। अच्छा ये बताइए, अस्मिता 8:30 बजे था, 15 मिनट पहले पहुंची तो 8:15 पे पहुंची। उसका जो सहकर्मी से आधे घंटे पहले पहुंची, तो उसका जो सहकर्मी होगा आधे घंटे बाद पहुंचा होगा। ये आधे घंटे पहले पहुंची तो उसका सहकर्मी आधे घंटे बाद पहुंचा होगा। तो वो कितने पे पहुंचे होंगे 8:45 पे। पहुंचे होंगे कि नहीं? हाँ सर, 8:45 पे हो जाएगा। उसके बाद जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से था, जो कि गोष्ठी के लिए, ये इसका सहकर्मी सहकर्मी कितने पे? 8:45 पे। 8:45 पे, जो कि गोष्ठी के लिए 40 मिनट की देरी से पहुंचा। तो सहकर्मी जो है 8:45 पे तो पहुंचा भी, लेकिन गोष्ठी के लिए जो है 40 मिनट की दूरी पे पहुंचा। तो गोष्ठी का निर्धारित समय क्या था? तो 8:45 में सहकर्मी बेचारा तो पहुंच गया, लेकिन जब पहुंचने के बाद पता चला कि वह जो है 40 मिनट देरी से पहुंचा है। इसका मतलब जो फिक्स टाइमिंग थी वो थी 8:05। क्यों? इसमें से 40 घटा देंगे, तभी तो आएगा 8:05। 40 मिनट वो देरी से है। और गोष्ठी का निर्धारित समय आपका हो जाएगा 8:05। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, समझेंगे तो प्रश्न कर लेंगे, कुछ भी कठिन नहीं होता है। आपको प्रश्न करना है। मैं यही कोशिश कर रहा हूँ कि आप प्रश्न पढ़िए, आप समझिए, और कोई प्रश्न आप छोड़ करके मत आइएगा एग्जाम में आप लोग। चलिए लीजिए आपके पास अगला प्रश्न, और ये भी प्रश्न शानदार है। जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे आप लोग लगा देंगे, प्रश्न लग जाएगा। यहाँ पे कह रहा है एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। इसके अंकों का योग 9 है। इसका दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है। संख्या क्या है? जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो ऑप्शन से लगाया करिए। इकाई दहाई करे, अंक की बात करें तो आप ऑप्शन से इस प्रश्न को लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे लगाएंगे। कह रहा है एक संख्या 100 के आधे से अधिक है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़िए। यहाँ कह रहा है एक संख्या जो है 100 के आधे से अधिक है। तो देखिए सभी संख्या 100 के आधे से अधिक है कि नहीं? 100 का आधा कितना होता है? कहेंगे सर 100 का आधा 50 होता है। 50 से सब अधिक होने चाहिए। 50 से अधिक ये भी है, 50 से अधिक ये भी। पहली बात सही है, आगे बढ़ते हैं। यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम है। 6 दहाई का मतलब 60 होता है, 8 दहाई का मतलब 80 होता है। तो ये जो है कि 60 से अधिक है, संख्या जो है 60 से अधिक है लेकिन 80 से कम है। किससे कम है? 80 से कम है लेकिन 60 से अधिक है। ये दूसरी वाली लाइन में बात कही है। तो इसमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो 60 से अधिक है, 80 से कम है? तो 60 से अधिक आपकी ये संख्या है। ठीक है सर, 60 से अधिक संख्या ये है, 80 से कम है। लेकिन 60 से कम है ये सब। 60 से यहाँ पे क्या है कि 60 से अधिक होना चाहिए, उसी को आपको लेना है। 60 से अधिक वालों को लेना है। तो यहाँ 60 से कम है तो ये भी नहीं होगा। ये यहाँ पे आपके 3 ऑप्शन आपके अभी चल रहे हैं। ये वाला ऑप्शन तो आपका गया। आगे चलते हैं। इसके अंकों का योग 9 है। तो जोड़ लीजिए, 7 2 9, 6 3 9, 8 1 9, अभी भी सही है। आगे बढ़ते हैं। इसके दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है। तो इसके दहाई का अंक इकाई के अंक का दोगुना है। तो यहाँ पे देखिए इकाई है, ये दहाई है। तो जो दहाई का अंक है इकाई का अंक का दोगुना है, तो 2 दूना 4 होना चाहिए। यहाँ पे 7 दिया है तो ये नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पे 1 है, और जो ये दहाई का अंक है इससे दोगुना होना चाहिए। तो 1 है तो 2 होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। ये 3 है तो 3 दूना 6, दोगुना यही हो जाएगा। हाँ सर, मिल गया। यही वाला था, बहुत परेशान किया था सर हम लोगों को। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रश्न को लगा लेना है। कुछ भी प्रश्न में नहीं होता है, थोड़ा सा बस आपको परेशान किया जाता है।
प्रश्न आप ताकि न लगा पाएँ और पहले ही देख कर के भाग जाएँगे प्रश्न को, तो कुछ भी नहीं होगा। तो प्रश्न में एकदम लीन हो जाइए और लगा लेंगे, मुझे विश्वास है, अगर इस तरह के प्रश्नों का आप अभ्यास करके जाएँगे तो लगा लेंगे, केवल आपको परेशान किया जाता है। अच्छा ये प्रश्न देखिए, क्या ये प्रश्न नहीं लगा लेंगे? केवल बड़ा बना दिया गया है, ताकि देख कर के प्रश्न आप डर जाएँ, कुछ भी नहीं होता भाई, ताकि प्रश्न देख कर के आप डर जाएँ, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए देखिए, आपको ये प्रश्न लगाना है, हम नहीं लगाएँगे, आप लोग लगाएँगे इस प्रश्न को। देखिए कैसे लगाएँगे, 35 नंबर का प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न आपका एक आता है। ठीक है, झूठ-मूठ का आपको परेशान किया जाता है। विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुओं दर दिए गए हैं। जैसे क्रेयॉन का एक पैकेट का दाम यहाँ पे देखिए ₹15.50 है। पेंसिल का जो एक पैकेट है ₹14 का है। स्केच पेन का एक पैकेट 22.50 का है। एक कैंची आपकी ₹17 की है। एक रबड़ आपका 2 का है और चमकीले कागज की एक परत शीट आपकी ₹2.50 की है। सजावटी स्टिकर का एक पैक आपका जो है आपका ₹5 का है। तो ये स्टेशनरी का प्राइस मूल्य दिया गया है, उधर कौन कितने का मिल रहा है। ये एक बच्चा है सोहल, जो खरीदने जाता है। क्या क्या खरीद रहा है देखिए, एक पैकेट क्रेयॉन खरीदता है। तो बताइए एक पैकेट क्रेयॉन का दाम ₹15.5 है। तो चलिए ₹15.5 लिख लीजिए। उसने एक पैकेट क्रेयॉन खरीद लिया, ये हो गया उसका। यहाँ पे देखिए दो पैकेट पेंसिल खरीदता है। चलिए दो पैकेट बेचारे को पेंसिल खरीदवा देते हैं। एक पैकेट का जो पेंसिल है ₹14 है। तो 2 पैकेट का कितना होगा? 2 पैकेट का सर ₹28 होगा। यहाँ पे 2 ही पैकेट खरीद रहा है। हाँ सर, ये भी खरीद लिया, लीजिए ₹28 लिख लीजिए, इधर दशमलव बढ़ा के 0 लिख लीजिए। अब और क्या बाबू आपको खरीदना है? ये देखिए, 1 पैकेट स्केच पेन बाबू को चाहिए, तो 1 पैकेट स्केच पेन, तो स्केच पेन का जो 1 पैकेट है 22.5 का है 1 पैकेट, इसको भी दिला देते हैं बाबू को, तो 22 दशमलव हो जाएगा 50, ये मिल गया बाबू को, 1 पैकेट स्केच पेन भी ले लिया। एक कैंची भी चाहिए, कैंची क्या करोगे सोहेल? कैंची भी बाबू को चाहिए, जिद किया है। कैंची का दाम यहाँ पे है ₹17, बहुत सस्ती कैंची है, यहाँ पे 00 लिख लेंगे। हो गया? हाँ सर। यहाँ पे चमकीले कागज की 5 सीटें चाहिए बच्चे को, तो चमकीले कागज की एक सीट, एक जो सीट है ₹2.50 की है, और कितना को सीट चाहिए? 5 को, तो यहाँ पे 2.5 गुणे 5 कर लीजिए। ठीक है, गुणा कर लीजिए, 0 हो जाएगा, पचवा 25 हो जाएगा, 5 दूना 10, 2 12 हो जाएगा। तो एक का जो है कि ₹2.50 है, 2.50 है, 5 का हो जाएगा ₹12.50। तो ये जो है कि ये इनका हो जाएगा, चमकीले कागज की सीट भी ये ले लिए। और कुछ चाहिए सोहेल? हाँ, हमको चाहिए, एक पैकेट सजावटी स्टिकर चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सजावटी स्टिकर का एक पैकेट का दाम ₹5 है। चलिए ये भी दिला देते हैं। और कुछ चाहिए? नहीं, सब कुछ खरीद लिया, सब कुछ खरीद लिया, इसमें से कुछ भी नहीं छोड़े इन्होंने। तो कह रहे हैं कि उसको कितना भुगतान करना होगा, तो सोहेल को कितना भुगतान करना होगा? शॉपकीपर को, दुकानदार को। जोड़ लेते हैं यहाँ पे 0 हो जाएगा, हाँ सर। यहाँ पे 5 5 10, 5 3 15 हो जाएगा। यहाँ पे 1 हासिल हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा सर। 6 और 8 14 हो जाएगा, 14 2 16, 16 7 23, 23 2 25, 25 और 5 30 हो जाएगा। हासिल 3 का हो गया। 3 1 4, 2 6, 2 8 और ये दोनों 10, यानी यहाँ पे दशमलव लगा लीजिए, यानी 100.5 रुपए, यानी 100.5 रुपए, पूरा ₹100 का बजट इन्होंने बनाया है खरीद करके। ये ऑप्शन नंबर आपका थर्ड है। कुछ भी कठिन था? नहीं था, कुछ भी कठिन नहीं होता है, सवाल तो एकदम आसान आते हैं। इस तरह के प्रश्नों का आप अभ्यास करिए। अदरवाइज अगर इस तरह के प्रश्न आप नहीं पढ़ रहे होंगे तो एग्जाम में जरूर परेशान आप हो जाएंगे। चलिए सही समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके पास चलते हैं। और ये वाला प्रश्न तो सीटेट का बड़ा ही फेवरेट प्रश्न है और हर बार एग्जाम में आता है। रेलगाड़ी से तो प्रश्न आना ही आना है। जब भी रेलगाड़ी का प्रश्न आए तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, समय का जो रेलगाड़ी का जो ट्रेन का समय आप यात्रा किए होंगे 24 घंटे का होता है। रेलगाड़ी की टाइमिंग में जो घड़ी होती है उसमें 24 बजता है, हाँ सर। देखे हम लोग हैं, 12 के बाद हम लोगों की घड़ी में 1 बज जाता है। रेलगाड़ी के समय में 13 14 15 16 17 बजता है। बस इसी कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन आपका लग जाएगा, बहुत आसान होता है। देखिए कैसे आप लोग लगाएंगे, बहुत ही शानदार तरीके से लगा सकते हैं। देखिए प्रश्न हमारा है कि एक रेलगाड़ी पटना से
पटना से चली है 30 मई 2020 को इतने घंटे पर चलती है। मुंबई 1 जून 2020 को 5:15 घंटे पर चलती है, पहुंचती है। रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय है। पहले एक चीज देख लिया करिए, ट्रेन कब चली है, किस डेट से और कब पहुंची है आने जाने में। तो यहाँ कहेंगे सर ट्रेन हमारी जो है 30 मई को स्टार्ट हुई है सर, और यहाँ पे 1 जून को पहुंच गई है। 1 जून को पहुंच गई है। कहाँ से चले हैं सर? पटना से चले हैं सर, और जाना है सर कहाँ पे? मुंबई को। मुंबई को जाना है, और ट्रेन 30 मई को चली, 1 जून को पहुंच गई। ये तो इसकी डेट हो गई। टाइमिंग सर बताएं क्या है? सर 30 मई को 23:40 पे चली थी, तो 23:40 पे चली थी यहाँ से, ठीक है। और ये 5:15 पे जो है 1 जून को मुंबई यहाँ पे पहुंच गई है। आप लोग हमको ये बताइए, 30 मई के बाद डायरेक्ट क्या 1 जून आ जाएगा? नहीं सर, 30 मई के बाद क्या आ जाएगा? अरे सॉरी, 30 मई के बाद क्या आ जाएगा? 31 मई आएगा। क्या आएगा बीच में? 31 मई आएगा। तो आप लोग हमको एक चीज ये बताएंगे कि कितना समय लगेगा? ये सर प्रश्न कैसे लगेगा? आपके मन में एक विचार आ रहा होगा। तो देखिए, अब इस प्रश्न का एकदम क्लू बता रहा हूँ। पहला कॉन्सेप्ट आपका था 24 घंटे। दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो समय दिया है स्टार्टिंग, ट्रेन अभी स्टार्ट हुई है, उससे आप आगे चलिएगा, आगे। बस यही ध्यान रखना, आगे। तो बताइए 23:40 से ट्रेन स्टार्ट हुई है, तो जब घड़ी में 23:40 हो रहा है रेलगाड़ी के समय में, तो अगर 20 मिनट और हो जाता सर घड़ी में, ध्यान से एक चीज समझिएगा, अगर इस घड़ी में 20 मिनट और हो जाएगा, 20 मिनट और, तो घड़ी में कितना बज जाएगा? 24 बज जाएगा, 24 बजेंगे, ठीक है। तो जब घड़ी में 24 बजेंगे तो ट्रेन हमारी 20 मिनट चल लेगी। 20 मिनट हमने सफर तय कर लिया। कितने मिनट? 20 मिनट। और घड़ी में कितना बज गया? 24 बज गया। अब 31 मई का 24 बज गया। क्यों? 30 मई का 23:40 हो रहा था, 20 मिनट ट्रेन चल ली, 24 बज गया। जैसे ही 24 बजता है, वो 31 मई आ जाएगा। आएगा कि नहीं? जैसे हम लोग की घड़ी में जैसे ही 12 बजता है रात का, तो दिन चेंज, डेट चेंज हो जाती है कि नहीं? चेंज हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये 24 हो गया। अब यहाँ से आप सोचेंगे कि 31 मई के 24 बजे से लेकर के फिर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बचेगा, तो 1 जून तक कितना चलेगी? 24 घंटा चलेगी, 24 घंटा चलेगी। तो फिर 1 जून को 24 बज जाएगा, और 1 जून के बाद 5 बज करके 15 मिनट चले, मतलब 5 घंटा 15 मिनट और चल रही है। तो 20 मिनट यहाँ चलेगी, और 24 घंटा यहाँ चलेगी, और 5 घंटा 15 मिनट चलेगी, तो ये पहुंच जाएगी। तो जोड़ लीजिए, 24 घंटा यहाँ पे, 5 घंटा यहाँ पे, 29 घंटा हो गया। घंटे वाले को घंटे में, ये भी घंटा, हावर, ये भी हावर, जोड़ लिए सर। यहाँ पे 20 मिनट, यहाँ पे 15 मिनट, तो मिला करके 35 मिनट। इतने मिनट में पटना से मुंबई पहुंच जाएगी ट्रेन, रेलगाड़ी जो है। तो 29 घंटा 35 मिनट लेगी, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया? यहाँ पे। मैं आपको बता दूं, ऑप्शन इतना क्लोजेस्ट दिया जाता है कि थोड़ी सी भी मिस्टेक करेंगे, आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये कोई बताएगा नहीं आपको। यहाँ देखिए 29 घंटा 15 मिनट दिया है। यहाँ देखिए 28 घंटा 25 मिनट, 28 घंटा, ताकि ये चाहते हैं कि आप कुछ ना कुछ गलत कर दें, और ये एक क्वेश्चन आपका गलत करा दे, ठीक है। ये एग्जामिनर इसीलिए देता ही है, सीटेट में ऐसे प्रश्न बनते हैं, क्लोजेस्ट ऑप्शन। थोड़ा सा टाइमिंग मिस्टेक, आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है, कुछ गलत नहीं करना है। जहां से ट्रेन स्टार्ट हुई उसके आगे से चलिए। 20 मिनट यहाँ चलिए, 31 मई हो गया। 31 मई को 24 बजे, तो 24 मई 31 मई को 24 बजे, फिर 1 जून को 24 घंटा चल लेगी। उसके बाद 5 घंटा 15 मिनट और चलेगी। हावर को हावर में जोड़ लीजिए, मिनट को मिनट में, आपका आंसर सही हो जाएगा। लगा लेंगे। हाँ, एक प्रश्न आपके एग्जाम में फिक्स है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिए, थोड़ा सा समय ले रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर सीखिए। अगर आपको कोई ये समझा रहा है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करा रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है मेरे भाई। कॉन्सेप्ट सीखे रहेंगे, प्रश्न आप लगाना है, प्रश्न को आपको लगाना है, और प्रश्न आप लगा लेंगे। और कॉन्सेप्ट नहीं पता रहेगा, रटे रहेंगे चीजें, तो नहीं कर पाएंगे, जान लीजिए। अब रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न आएगा, तो अपने से प्रयास करेंगे कि नहीं लगाने का? हाँ सर, करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, आपका ये प्रश्न है 37 नंबर का, और ये प्रश्न बस देखने में बड़ा है, बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। इसको तो हम स्वाहा कर देंगे तुरंत, 1 मिनट में इसको। यहाँ पे देखिए दिया है, एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का अंक 10वें 1000वें स्थान के अंक का 3/4 है। खाली घुमा फिरा करके इधर उधर से प्रश्न दे रहा है, ठीक है।
भाई डायरेक्ट भी कह सकते थे। तो मैं आपको एक चीज़ क्लू बताया हूँ, जब भी प्रश्न में इकाई-दहाई की बात करें, संख्या संबंधी आए तो ऑप्शन से लगा लिया करिए। इसके पहले एक प्रश्न बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ? तो ये भी प्रश्न आपका ऑप्शन से लगेगा और सबसे बेस्ट होता है ऑप्शन से लगाने का। ठीक है? जब भी इकाई-दहाई की बात करेगा प्रश्न में, समझ जाइए कि ऑप्शन से लगाना यहाँ पे है। तो कह रहा है एक 5 अंकों वाली संख्या में अच्छा कि सब में 5 अंक है क्या? थोड़ा चेक किया जाए। कह रहा है कि 5 अंकों वाली संख्या है। तो 2, 2, 4, 5, 2, 2, 4, 5, 2, 2, 4, 5, 2, 2, 4, 5। हाँ सर, सब में 5 है। ठीक है बाबू, सही कह रहे हो आप, 5 अंक वाली संख्या में 100वें स्थान, स्थान जानते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े को 100वां बोल रहा है। तो कह रहा है 100वें स्थान का अंक 10वें 10,000वें स्थान के अंक का 3/4 है। तो चलिए चेक करते हैं यहाँ पे कि 100वें स्थान का अंक। तो पहले देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो ये 100वें स्थान का अंक क्या है यहाँ पे? 6 है। उसके बाद कह रहा है कि 10,000वें स्थान पे, तो सर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। लीजिए सर इसको भी लिख लीजिए। 100वें स्थान की बात आपने किया, 10,000वें स्थान की बात किया, दोनों को निकाल करके हमने बाहर रख लिया है। ठीक है? ये कह लिया, इन्होंने कहा इसलिए हमने इसको बाहर कर दिया। अब जो आप कह रहे हो कि 100वें स्थान का जो अंक हमारा 6 है, 10वें हजार के अंक का ये 3/4 है, ये 3/4 है। चेक करते हैं क्या 3/4 है? तो यहाँ पे कैंसिल कर लेंगे, 2 दूना 4, यहाँ पे 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 3 त्रिक के 9/2। ठीक है? 3 त्रिक के 9/2। फिर से पढ़ लेते हैं, 100वें स्थान का अंक 10,000वें स्थान के अंक का। अच्छा, उल्टा थोड़ा-सा हो गया है, एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, थोड़ी-सी यहाँ पे मिस्टेक हमने कर दी है। यहाँ पे अब एक चीज समझना होगा आपको। कह रहा है कि 100वें स्थान का अंक हमने 6 लिख लिया, यहाँ पे देखिए, और 10,000वें स्थान का अंक यहाँ पे 8 हो गया। तो कह रहा है 10,000वें स्थान के अंक का, किसके? 10,000वें स्थान के अंक का इसके साथ है तो गुणा इसमें करेंगे। क्यों? 10,000वें स्थान के अंक में कितना है? 3/4। 3/4 का मतलब 3/4 है। देखिए गुणा कर लेते हैं, 4 एकम 4, 4 दूना 6, 3 दूना 6। हाँ सर, सही कह रहा है, सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। और पढ़ लेते हैं 10वें स्थान का अंक। तो 10वां स्थान का अंक क्या है? यहाँ पे 4 है, 4 लिख ले। फिर उसके बाद कह रहा है 100वें स्थान का अंक। 100वें स्थान का अंक यहाँ पे क्या है? 6 है, 6 लिख लिए। अंक का 2/3 है, किसके? 100वें स्थान के अंक का। तो 100वें स्थान का ये अंक है, इसका का 2/3 है, तो 2/3 कर लीजिए। तो 3 दूना 6। हाँ सर, ये भी बात सही है। 6, 4 यहाँ पे, हाँ सर 4 यहाँ पे भी है। फिर कह रहा है 10वें स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या का वर्ग है। जो इसमें 10वें स्थान का जो अंक है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 होती है, और इसका ये वर्ग है, मतलब 4 होना चाहिए। 4 है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है सर। तो ये भी सही है। और हजारवें स्थान का अंक एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो इसमें जो हजारवें स्थान का अंक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 7 हो जाएगा। और कह रहा है कि ये सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है एक अंक वाली, बिल्कुल सही है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, फिर 11 होता है। तो ये जो 7 होती है, ये जो है आपका एक अंक वाली सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है। ये कह रहा है, ये भी बात सही है। यदि इकाई स्थान का अंक सबसे बड़ी एक अंक वाली विषम संख्या है, यदि इकाई का स्थान का जो अंक है एक अंक वाली सबसे बड़ी विषम संख्या, चेक कर लेते हैं, इकाई का स्थान 9 है, तो सबसे बड़ी जो विषम संख्या होती है एक अंक वाली, वो 9 होती है। क्यों? यहाँ पे देखिए 1, 3, 5, 7, 9 होती है। इसके बाद तो 11 2 अंक का हो जाता है। तो ये है। इसका मतलब सारे स्टेटमेंट्स को ये फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, किसी एक ऑप्शन को चेक करते रहिए, अगर ये नहीं रहता तब आपको दूसरा चेक करना पड़ता। और अच्छा हुआ कि ये पहला ही सही हो गया। तो थोड़ा सा आप देखिए, मैं समय ले रहा हूँ लेकिन आप समय नहीं लेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से, कर ले जाएंगे। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। देखिए कोई भी शिक्षक, कोई भी टीचर प्रश्न लगा देगा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। मैं लगा दे रहा हूँ इससे नहीं, ये आप कैसे लगा रहे हैं ये मायने रखिए, क्योंकि आपको एग्जाम में लगाना है। ठीक है? तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, कॉन्सेप्ट आप सीखिए क्लास में, क्लास छोड़ करके मत जाइएगा मेरे भाई। अगर आपको लग रहा हो कि सर बहुत कम क्वेश्चन करा रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि बस फटाफट फटाफट क्वेश्चन हम कराएं, नहीं करा सकते आपको। ठीक है? अगर आपको यही करना है तो बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, जा करके देख सकते हैं, इधर उधर की चीजें पढ़ सकते हैं।
ठीक है? मैं आपसे यही कहूँगा, आप इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास करिए, कॉन्सेप्ट को सीखिए। सबसे बड़ी चीज़ है गणित में कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट सीख गए इसका, तो इससे 10 तरह के क्वेश्चन आएँगे, 10 के दसों आप लगा लेंगे। लेकिन यही बात कोई समझ में समझाता नहीं है, आप आपको समझ में चीज़ें आती हैं। तो जो कॉन्सेप्ट सीख जाता है ना, उसके लिए क्वेश्चन कठिन नहीं होता, आसान होता है। आपको पता चल गया ना इस प्रश्न को कैसे लगाते हैं? चलिए आगे चलते हैं सीधे अगले प्रश्न पे। यहाँ पे देखिएगा, इस तरह का भी प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाता है और देखता हूँ कितने लोग इस प्रश्न को लगा पाते हैं। प्रश्न यहाँ पे है कि 17,863 पाने के लिए इतने इतने और इतने के योग में से क्या घटाना पड़े। तो सबसे पहले कह रहा है इतने इतने के योग, योग मतलब होता है जोड़। तो चलिए जोड़ लेते हैं यहाँ पे 8008, फिर यहाँ पे है 8008, यहाँ पे 8808 ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 8 8 16 और ये 8 मतलब 24 हो जाएगा। 8 3 के 24 हो जाएगा। 8 2 10 हो जाएगा। फिर 8 1 9 हो जाएगा। 8 3 के यहाँ पे 24 हो जाएगा। ये हो गया, ये जोड़ लिए। हम सब जोड़ करके रेडी हैं। इसने कहा था योग, हमने कर लिया। कह रहा है इतना पाने के लिए इसके योग में से क्या घटाना पड़ेगा। तो इसी में से इसको घटा लीजिए। जब इस तरह का प्रश्न आए तो घटाना होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं, 5 पाने के लिए, 5 पाने के लिए 7 में से क्या घटाना होगा। 5 अगर का आपको पाना है तो 7 में से क्या घटाना होगा। तो आप कहेंगे सर 2। अगर आपको 5 पाना है तो 7 में से कितना घटाएंगे, 2। ये कैसे आया, ये जब बाद वाले को पहले लिखते हैं और इसको नीचे लिखते हैं, घटाए हैं तभी तो 2 आया है। किस में से घटाए हैं, 7 में से 5 घटाए हैं, नहीं दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाए हैं। यानी 5 पाने के लिए 7, 7 में से क्या घटाना होगा, ये प्रश्न था हमारा। तो आपने कहा सर 2, 2 कैसे आया, जब आप दूसरे वाले में से 7 में से इस पहले वाले 5 को घटाएं तभी होगा। तो इसी तरीके से इतना पाने के लिए इसके योग में से, तो योग कर लिए, इसमें से क्या घटाना होगा। तो ये दूसरे वाले में से, ये दूसरा वाला, इसमें से इसको घटा लेंगे। तो चलिए यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। 17 8 6 3 हो जाएगा, घटा लेते हैं। यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे 10 में से 6 जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ 8 में से 8 जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे 14 में से 7 जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ पे यानी ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, यहाँ पे दिया है। देख रहे हैं कितना खतरनाक ऑप्शन है। थोड़ा सा भी अगर आपने घटाने में भी गलत कर दिया, आपका ये ऑप्शन सही होगा। आपको लगेगा कि आपने प्रश्न सही लगाया है। लेकिन जब आप घर आएंगे, जब आप चेक करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि नहीं, अरे मेरा तो गलत हो गया घटाने में। कितना माइन्यूट ऑप्शन देता है। ठीक है, और 2 4 प्रश्न तो अच्छे अच्छे लोगों का गलत हो जाता है केवल इस तरह से करने में। उनको लगेगा बहुत आसान प्रश्न है, आसानी से कर लेते हैं। आपको लगेगा कि सर बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके 10 नंबर प्लस कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपको अलर्ट रहना है, कोई नहीं आपको बताएगा। ठीक है? कि इतना क्लोज़ेस्ट ऑप्शन है, क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान देना है। तो सही ऑप्शन आपका देखिए ये वाला सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला प्रश्न है। और देखिए इस तरह के प्रश्न हर पेपर में आए हैं। तो पैटर्न सीटेड का आपको पकड़ना होगा मैथ का। ठीक है? चलिए, यहाँ पे देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है और देखता हूँ कितने लोग इसको सही कर पाते हैं। प्रश्न में कुछ भी नहीं है। प्रश्न बस देख कर के आप परेशान हो जाते हैं, परेशान मत होया करिए। आप धीरे-धीरे लगाने लगेंगे प्रश्न को। देखिए दिया है यहाँ पे कि 16 लीटर धारिता वाले एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी है। बाल्टी के इस पानी को छोटे-छोटे बर्तनों में भरा जाना है। बाल्टी में भरे समस्त पानी को एक मग द्वारा 50 बार पूर्णतः भरकर छोटे-छोटे बर्तनों में स्थानांतरित किया जाता है। मग की धारिता क्या हो जाएगी? जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो 2 चीजें जनरली आप गलती करते हैं। पहली बात, सबसे पहले चीज आपको ध्यान क्या रखना है, इसका यूनिट चेक कर लिया करिए। यूनिट का मतलब है, यहाँ पे देखिए दिया है 16 लीटर और ऑप्शन में दे रहा है एमएल, मिलीलीटर। मिलीलीटर मिलीलीटर मिलीलीटर। तो सबसे पहला काम आपको दोनों यूनिट सेम करना है। यूनिट सेम कर लेंगे, हाँ सर। तो सबसे पहले प्रश्न को सही करते हैं। यहाँ पे एक चीज आपको जानना होगा, पैमाना। इस पे एक प्रश्न आता है, मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, समझ लीजिए। जैसे होता है मिलीलीटर, मिलीलीटर के बाद आपका होता है, मिलीलीटर के बाद होता है सेंटीलीटर, सेंटीलीटर के बाद आपका होता है डेसीलीटर। याद करना पड़ेगा आपको, नहीं प्रश्न लगा पाएंगे। डेसीलीटर के बाद होता है आपका लीटर, इसके बाद आपका होता है डेकालीटर, डेकालीटर के बाद आपका होता है हेक्टोलीटर, हेक्टोलीटर। इसके बाद आपका होता है किलोलीटर,
किलो लीटर होता है। अब आप कहेंगे सर ये क्या है? ये मेजरमेंट है, पैमाना है जो आपको जानता है रहना है। जैसे मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, बाकी ये चेंज होता रहता है। जैसे मिलीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मिलीग्राम नहीं होता है, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। तो ये सब जो है ना आपका चेंज होता रहता है, ये चेंज होता रहता है। लेकिन ऊपर आपके 3 होते हैं, नीचे आपके 3 यहाँ पे हैं। ठीक है? मिली, सेंटी, डेसी, उसके बाद आपका लीटर, यहाँ पे डेका, हेक्टो, किलो हो जाएगा। जब आप ध्यान से एक चीज़ समझेंगे, एक चीज़ आपको समझना होगा यहाँ पे कितना दिया है? 16 लीटर दिया है। तो 1 लीटर में आपका जो है कितना होगा? जब ऊपर की तरफ ऐसे जाएँगे तो गुणा होता है। ठीक है? क्या होता है? गुणा। अब यहाँ पे आपको अगर लीटर को डेसीलीटर में बदलना है तो 10 का गुणा करेंगे। अगर लीटर को सेंटी में बदलना है तो 100 का गुणा करेंगे। लीटर को एमएल में बदलना है तो यहाँ पे 1000 का गुणा करेंगे आप ऐसे। ठीक है? यानी 1 लीटर में कितना मिलीमीटर होगा? तो कहेंगे सर 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होगा। यानी कि 1 लीटर में सर 1000 एमएल होगा। एमएल क्या है सर? मिलीलीटर, एल पर लीटर होता है। तो ये फार्मूला है। कैसे आया? अगर यही चीज़ आपसे पूछी जाती कि 1 लीटर में कितने डेसीलीटर होगा? तो 1 लीटर में 10 डेसीलीटर। 1 लीटर में कितने सेंटीलीटर? तो 100 लीटर। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर? जो हमने यहाँ पे लिखा है तो ये हो जाएगा 1000। आप लोग एक चीज़ ये बताइए, अगर ये सब एमएल में दिए हैं तो 16 लीटर को एमएल में बदल ले? हाँ सर बदल लीजिए। क्यों जल्दबाजी में इसको बदल नहीं रहे हैं? जल्दी से बदलिए ना सर। हाँ बदल रहे हैं। यहाँ पे देखिए 16 लीटर है तो 16 लीटर। अगर 1 लीटर 1000 एमएल के बराबर है तो 16 का इसमें गुणा कर देंगे 1000 में, तो ये जो हमारा हो जाएगा 16,000 एमएल हो जाएगा। ये जो लीटर था ना ये एमएल में बदल गया है। क्यों बदले? क्योंकि ये सब एमएल में ऑप्शन दिए थे मिलीलीटर में। कैसे बदले? मेजरमेंट आप जान गए होंगे, इधर समझ गए होंगे। अब प्रश्न को लगाएंगे। ठीक है? अब प्रश्न को लगाएंगे। कह रहा है कि 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी है। 16 लीटर या 16,000 एमएल दोनों बात बराबर यहाँ पे है। एक बाल्टी है पूर्ण रूप से आपकी ये जो है भरी हुई है। मान लीजिए बाल्टी आपका है, कोई टब है 16 लीटर या कह सकते हैं 16,000 एमएल से ये इसकी जगह भरी हुई है, पानी से ऐसे भरी हुई है। और इसमें से बाल्टी के इस पानी को छोटे छोटे बर्तनों में भरा है। तो यहाँ पे छोटे छोटे बर्तन है, यहाँ पे बहुत सारे बर्तन है। इन बर्तनों में इन पानियों को जो है कि इसमें से पानी निकाल निकाल करके, पानी निकाल निकाल करके इसमें से भरना है। जब भरने के लिए एक मग प्रयोग किया जा रहा है, वो मग 50 बार, एक मग है जिसको 50 बार जो है यूज किया जाता है। कितनी बार? 50 बार यूज किया जाता है इसमें से पानी खाली करने के लिए। एक बार पानी खाली किए इसमें भरे, एक बार पानी खाली किए इसमें भरे, एक बार पानी खाली किए इसमें भरे। 50 बार जब मग से निकालते हैं पानी तब 16,000 एमएल या 16 लीटर पानी पूरी तरीके से खाली हो जाता है। तो जब ये पूछ रहा है कि ये जो मग है, जो मग आप इसमें प्रयोग कर रहे हैं, ये कितने एमएल का है, इसकी धारिता कितनी है? तो हम आपको बता दें, सिंपल सी बात है, इसमें इससे भाग दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कितने में सर? 16,000 में, 16,000 एमएल में सर 50 का भाग दे दीजिए। ऐसा क्यों किए? क्योंकि 50 बार निकाला जाता है, ये मग है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 से कैंसिल करेंगे, देखिए 5 से 15, यहाँ पे 1 बचेगा। 5 दूना 10 भाग देंगे 320 आ जाएगा। 320 एमएल वाला हमारा मग है, उसकी धारिता है। किसी ऑप्शन में है, यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इस तरह से प्रश्न लगा सकते हैं। देखिए इस प्रश्न को चाहे होते हम तो डायरेक्ट आपको बता करके निकल जाते, लेकिन मेरा मोटो ऐसा नहीं, मेरा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है आप कॉन्सेप्ट सीखें, आप चीजों को सीखें, कैसे प्रश्न को लगाते हैं। जब आप कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे तो स्पीड आपकी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, हमें बताने की कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न, और इस तरह का भी प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, और कैसे लगाएंगे ध्यान से समझेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पे प्रश्न हमारा दिया यहाँ पे कि एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 रुपए का भाड़ा लेता है। एक टैक्सी वाला बेचारा है, कहता है कि अगर 2 किलोमीटर जाओगे तो 50 रुपया देना पड़ेगा। कितने रुपए? 50 रुपए। बड़ा महंगा भाड़ा है। ठीक है, 2 किलोमीटर का ठीक भाड़ा है, जो भी है 2 किलोमीटर का 50 रुपए भाड़ा देना है। उसके बाद प्रति किलोमीटर, पहले 2 किलोमीटर चलोगे 50 रुपए दे देना, उसके बाद कुछ अलग भाड़ा लगेगा। उसके बाद कह रहा है कि प्रति किलोमीटर का मतलब
प्रत्येक किलोमीटर का 16 रुपए भाड़ा देना होगा। यानी कि पहले 2 किलोमीटर का समझ लें आप लोग जो है, पहले 2 किलोमीटर का कितना रुपया पहले भाई मुझे दे दो, 50 रुपया दे दो। उसके बाद प्रति किलोमीटर का, प्रति किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर का आप जो है 16 रुपया के हिसाब से मुझे देना, प्रति किलोमीटर 16 रुपए के हिसाब से जोड़ दे के देना, आगे चलना। मंजू एक बच्ची है, अपने घर से रेलवे स्टेशन की यात्रा के लिए 258 रुपए का किराया दिया उसने। तो मंजू ने अपने घर से रेलवे स्टेशन के लिए 258, वो कहां से कहां तक गई? घर से गई, रेलवे तक गई। घर से कहां पे गई? रेलवे तक गई। और कितना रुपया दिया यहां से यहां तक उसने? यहां से यहां तक उसने दिया 258 रुपए उसने दे दिया। उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी यहाँ पे पूछा गया है, कितनी दूरी है। अच्छा आप लोग एक चीज ये बताइएगा, जब वो घर से निकली होगी, जब मंजू घर से निकली होगी, तो पहले यहाँ दूरी ये है, पहले गई होगी 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर का उसने दे दिया होगा यहाँ पे 50 रुपए, दिया होगा कि नहीं? यहाँ से चली वो 2 किलोमीटर गई, यहाँ पे पहुंच गई और उसने टैक्सी वाले ने 50 रुपए ले लिया और 258 रुपया उस लेकर के गई थी, कुल दी थी। तो 258 में से 50 रुपया उसने पहले ही दे दिया उसको, तो 8 और यहाँ पे 0, यानी 208 रुपया उसके पास अभी भी बचा हुआ है। कितने रुपए बचा है? 208 रुपए यहाँ पे उसके पास बचा हुआ है, यहाँ पे है। ठीक है, तो कह रहा है कि हाँ, 16 रुपए का भाड़ा 16 रुपए प्रति किलोमीटर। तो 208 रुपए में वो कितना दूरी जाएगी? 50 रुपया में तो 2 किलोमीटर गई। 50 रुपए में कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर गई। अब उसके पास बचा कितना है? 208 रुपए ही बचा है। अब इसमें कितना किलोमीटर जाएगी? तो 1 किलोमीटर का कितना रुपया? 16 रुपया। तो सिंपल सी बात है, 208 में 16 का भाग दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने किलोमीटर जाएगी। ठीक है? क्योंकि 1 किलोमीटर का 16 रुपया आप उसको देना है और उसके पास 208 रुपए है, तो कितने किलोमीटर जाएगी? तो आप भाग दे देंगे 208 में जो है 16 का, तो आपको पता चल जाएगा। तो भाग दे दीजिए, यहाँ पे देखिए 16 एकम 16 हो जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा ना, 16 तिया यहाँ पे 48 हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा आपका 13 किलोमीटर। तो 208 रुपए में जो है 13 किलोमीटर और जाएगी। तो जब यहाँ से यहाँ तक जाएगी 13 किलोमीटर और, तो उसको 208 रुपया देना पड़ेगा। ये 13 किलोमीटर कैसे आया है? जब 208 रुपए बचा हुआ है, उसमें 16 का भाग दिए हैं तब आया है। तो टोटल दूरी देखिए 2 किलोमीटर और 13 किलोमीटर, मतलब कितना किलोमीटर हो जाएगा? 15 किलोमीटर। तो 258 रुपए में 15 किलोमीटर उसके घर से स्टेशन की दूरी है, ये दूरी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड सही हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न को लगा लेंगे, यहाँ पे भाग दे लेंगे तो आपको मिल जाएगा दूरी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे शानदार प्रश्न है, प्रश्न को देख करके घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। और जी बिल्कुल, ये प्रश्न आपके पास आता हुआ, इसका आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा। प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित तालिका मारिया मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से 5 विषयों के अंक दर्शाते हैं। ये दो लोग हैं, मारिया है और शहनाज है, और 100 में से 5 विषयों के अंक दर्शाते हैं। ये मारिया का यहाँ पे नंबर शो किया गया है, यहाँ पे शहनाज का नंबर शो किया गया है। यहाँ पे आपके विषय हैं, अंग्रेजी में मारिया 100 में 74, शहनाज 81, गणित में मारिया 88, शहनाज 78, सामाजिक विज्ञान में 65 77, हिंदी में 73 या 72, विज्ञान में 90 और 82 पाते हैं। यहाँ दिया उपयुक्त दिए गए तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। सही कथन को इसमें से पहचानना है, क्या राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए पहला ऑप्शन है कि भाषाओं को छोड़कर मारिया ने, देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न आए मैं आपको बता दूं, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। ठीक है, कोशिश किया करिए नीचे वाले ऑप्शन से आप चेक किया करिए, तो हो सकता है उसमें भी ऑप्शन मिल जाए। बाकी चारों ऑप्शंस को आपको चेक करना ही पड़ेगा। और प्रश्न सीटेट का देखिए मैं आपको बता दूं, सीटेट एग्जाम वही पास करता है जो प्रश्न को पढ़ना सीख जाता है। प्रश्न को पढ़िए अच्छे से, नहीं समझ में आ रहा है फिर भी पढ़िए, धीरे धीरे देखिएगा, एक समय ऐसा आएगा ना कि आपको इन प्रश्नों को अगर आप पढ़ते हैं ना तो नहीं भी आता रहेगा प्रश्न तब भी आप सही कर ले जाएंगे। ये चीजें होती हैं। ठीक है, कई बार प्रश्न देख करके घबरा जाते हैं, प्रश्न मैं नहीं लगा पाऊंगा, कैसे लगेगा, क्या करूं। पहले ये सब चीजें नहीं सोचनी है, पहले प्रश्न को पढ़िए तो। चलिए यहाँ पे देखिए, ये चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है, यानी कि मारिया का जो प्राप्तांक है और शहनाज का जो कुल प्राप्तांक है, विषयों का ये कह रहा है समान है। और यहाँ पे
यही ऑप्शन आपका जो है कि सही हो जाएगा। चलिए जोड़ लेते हैं यहाँ पे देखिए 8 4 12, 8 4 12, 5 17, 3 20, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 2 बचेगा, 7 2 9, 9 8 17, 17 6 23, 23 और 7 30 और 30 और 9 39, 390 प्राई। यहाँ पे देखिए 8 1 9, 9 7 16, 16 2 18, 18 2 20, 0 हो गया, 2 बचा। 8 2 10, 7 17, 17 7 24, 24 7 31, 31 और 8 39। यानी ये भी 390 नंबर, ये भी 390 नंबर पाते हैं। बाकी यही कुल प्राप्तांक इन लोगों का समान है। बाकी आप चेक करेंगे ना तो ये दोनों तीनों नहीं होंगे। ठीक है, आप देखिएगा जैसे वो कह रहा है, आप देखेंगे तो आपको वो गलत हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न है। यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ पेडागोजी का सेक्शन है, इसको भी आपको सही करना होगा। प्रश्न है कि गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। यानी अगर आप एक गणित के टीचर हैं, बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और बच्चे सीख रहे हैं। शिक्षण मतलब आप टीच कर रहे हैं, और अधिगम मतलब बच्चे सीख रहे हैं। इसमें से कौन से ऐसा प्रोसेस है जो वांछनीय है, इसमें से आपको बताना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर ओपन एंडेड प्रश्नों से बचना चाहिए, संकल्पनाओं की अंतर्दृष्टि समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए, खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए, विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी संकल्पनाओं को। मैथ में जो होता है ना, कॉन्सेप्ट मैथ चलती है, रट्टा से नहीं चलती है कि रट लेंगे चीजें, नहीं हो सकती। आप क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे रटते भी हैं स्टेप बाय स्टेप, कभी नहीं होता, थोड़ा सा डिजिट चेंज होगा गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसमें मैथ जो है कि संकल्पनाओं की अंदर दर्शी समझ को प्रोत्साहित करती है, यानी कि इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट शुड बी इनकरेज्ड। यानी मैथ पूरी तरीके से बच्चे की अंतर्दर्शी, जो अंदर के उसके कॉन्सेप्ट होते हैं, जो उसको डेवलप करने के लिए मैथ जो है, ये चीजें अगर आप पढ़ा रहे हैं बच्चों के लिए, ये चीजें उसके लिए प्रोत्साहित करती हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड, बाकी तीनों नहीं सही होंगे आपके। चलिए ये प्रश्न बहुत ही शानदार है, इससे कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा आप लोग जो है प्रश्न सीखने को मिलेगा आपको। गणित के कक्षा कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न दिए हैं। तो गणित के क्लासरूम में अध्यापक है, अगर आप एक गणित के, तो बच्चों को आप कुछ प्रश्न दे रहे हैं। कुछ ये प्रश्न है 4 टाइप के, आपने बच्चों को दिया। पहला प्रश्न दिया कि उस आयत का क्या क्षेत्रफल होगा जिसकी एक भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर है। बी है उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी है मुझे बताइए। यहाँ पे ऑप्शंस दिया है, ए व बी बंद सिरे के प्रश्न है, और सी और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। ए बी सी बंद सिरे वाले प्रश्न है, और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। ए बंद सिरे वाला प्रश्न है, बी सी डी मुक्त सिरे वाला प्रश्न है। और चौथा है, ए व सी बंद सिरे वाले प्रश्न है, और बी और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आया होगा आपको, ऑप्शन में दो तरह की बात यहाँ पे कह रहा है। एक बंद सिरे वाला प्रश्न होता है, और एक यहाँ पे बंद सिरे वाला प्रश्न, और एक मुक्त सिरे वाला प्रश्न। ये सर है क्या, हम लोग को समझ में बात नहीं आई। देखिए हम बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो आपका यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, बंद सिरे वाला प्रश्न होता है, बंद सिरे वाला प्रश्न, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्लोज्ड। क्या कहा जाता है? क्लोज एंडेड क्वेश्चन। जब बंद सिरे वाला प्रश्न क्या होता है? ऐसा प्रश्न जिसका केवल एक हल होगा, जिसके केवल एक आंसर होंगे। क्या होंगे? एक, केवल एक आंसर इसका होगा, केवल एक, केवल एक। और जो मुक्त सिरे वाला प्रश्न है, मुक्त सिरे वाला प्रश्न, मुक्त सिरे वाला प्रश्न, इसमें क्या होता है कि जिसे इंग्लिश में से ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं, ओपन एंडेड। यहाँ पे ओपन एंडेड क्वेश्चन यहाँ पे कहा जाता है। ये मुक्त सिरे वाला प्रश्न क्या होता है? कोई एक प्रश्न हो लेकिन उसके कई सारे तरीके हो लगाने के। तो यहाँ पे होता है मुक्त सिरों में कोई एक चीज हो, उसके कई तरीके हो, कई तरीके। इसी को डाइवर्जेंट कहा जाता है, अपसारी चिंतन, जो आप सीडीपी में पढ़ेंगे। तो मुक्त सिरे वाले प्रश्न में जैसे आप बच्चों को कोई क्वेश्चन आप सिखा रहे हैं, तो बच्चे क्या होता है ना, उसको कई तरीके से लगा सकते हैं उस क्वेश्चन को। तो ये मुक्त सिरे वाले प्रश्न होते हैं ऐसे। ठीक है, एक ही प्रश्न को। बंद सिरे वाले प्रश्न का केवल एक आंसर होता है। तो आप बताइए, जैसे उस आयत का क्या क्षेत्रफल होगा जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर और परिमाप 30 सेंटीमीटर, इसका एक आंसर आएगा कि नहीं आएगा? जब इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, बच्चों को आप देंगे, तो एक ही आंसर आएगा। इसका मतलब ये किस तरह का प्रश्न होगा? कहेंगे सर ये बंद वाला होगा, क्योंकि इसका केवल एक आंसर आएगा।
हाँ सर। उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। बताइए उन संख्याओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए जिनका माध्यक 4 है। तो बहुत सी ऐसी संख्याएँ होंगी, आप ले सकते हैं ग्रुप में जिनका समुच्चय 4 हो सकता है। बहुत सारी, कुछ संख्याएँ ले लीजिए उसका भी समुच्चय 4, कुछ संख्याएँ ले लीजिए उसका भी समुच्चय 4, कुछ और संख्या ले लीजिए उसका भी समुच्चय 4। बहुत सारी संख्याओं का समुच्चय 4 आ सकता है। तो इसका मतलब सर ये जो है व मुक्त वाला जो है, यहाँ 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। तो बताइए 0 से 8 के बीच में जो सभी अभाज्य संख्याएँ होंगी, तो 2 होगी पहली अभाज्य संख्या, फिर 3, फिर 5, फिर उसके बाद ये आपका 7 हो गया। तो ये बन गई सूची। इसका केवल कितना आंसर है? एक ही आंसर है कि नहीं है? 0 से 8 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बच्चों को बनाने के लिए कहे, आपने बच्चों ने बना करके दे दिए, एक आंसर ला दिए। ये एगो आंसर हो गया, ये बंद वाला है, ये सी वाला। आयतों के बारे में आपको जो भी गणितीय जानकारी मुझे सुझाइए। आप बच्चों से कह रहे हैं कि आयतों के बारे में आपके पास जो भी जानकारी है, आप मुझे सुझाइए सुझाइए। तो बहुत सारे बच्चे, कुछ बच्चों से पूछा तो आयत के बारे में कुछ और जानकारी दे रहे हैं कि आयत में 4 भुजाएं होती हैं। किसी ने कहा कि आयत के चारों कोण समकोण होते हैं। किसी ने कहा कि आयत के आमने-सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है? तो किसी ने आयत का क्षेत्रफल बता दिया। तो आयत के बारे में विभिन्न जानकारी उन्होंने दिया। तो यहाँ पे ये हो जाएगा मुक्त वाला। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि जो ए और सी है, ये बंद वाला है। यहाँ पे किसी ऑप्शन में है, यहाँ पे ए और सी बंद वाला यहाँ पे दिया है। देखिए यहाँ दिया है ए और सी बंद सिरे वाले प्रश्न है, यहाँ पे लिखा है ना ए और सी बंद सिरे वाले, और बी और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। देखिए बी और डी यहाँ पे मुक्त सिरे वाले प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। शायद आपको समझ में बात आ गई होगी। हाँ सर, समझ में आ गई। चलिए ये लीजिए, आपके पास अगला प्रश्न है। इसका आंसर बताएं, पेडागोजी का है और सही आंसर आप लोगों को बताना है क्या हो जाएगा। राइट आंसर बताएंगे आप लोग। चलिए यहाँ पे जो प्रश्न दिया है कि गणित के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? प्रतिपुष्ट की गुणवत्ता में वृद्धि, मूल्यांकन के परिणामों के प्रयोग में शिक्षण में परिवर्तन, मूल्यांकनों के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना, छात्रों के गलत उत्तरों को पूरे हल देना। गणित के शिक्षण अधिगम में देखिए कुछ है नहीं इसमें, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। आप इसके टर्मिनोलॉजी को समझ नहीं पाते, आप सोचते हैं पूछ क्या रहा है, प्रश्न ही नहीं समझ पाते यहाँ पे। तो गणित के शिक्षण, शिक्षण का मतलब होता है टीचिंग, जब आप गणित पढ़ा रहे हो। और अधिगम मतलब जब बच्चे गणित सीख रहे हो, अधिगम मतलब सीखना, और यहाँ पे शिक्षण मतलब पढ़ाना। में निम्नलिखित में से किसके प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है, सबसे कम है यहाँ पे? सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना, ये सबसे न्यूनतम है। न्यूनतम तो सब है, लेकिन सबसे न्यूनतम आपका यही वाला हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा यहाँ पे। लीजिए आपके पास अगला प्रश्न है, और मैं बता दूं, वेन हिले में एक ऐसे मैथमेटिशियन है जिनसे हर बार प्रश्न आता है एग्जाम में, और इस बार भी आएगा। इन्होंने 4 स्तर दिए हैं बालकों के, 4 स्तर बताए मैं जो है। यहाँ पे देखेंगे राइट आंसर क्या होगा, समझेंगे। प्रश्न हमारा है कि रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। रोहित ने क्या अनुभव किया है कि जो वर्ग है एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। वेन हिले के मानस चिंतन के कौन से चरण पे बच्चा है? ठीक है, उन्होंने कहा कि जो बच्चे होते हैं वो 4 तरह के चरण उन्होंने बताया। स्तर 0, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3। स्तर 0 में क्या बताया उन्होंने कि जो बालक होते हैं, नन्हे मुन्ने बालक, केवल वह वस्तुओं को देख करके पहचानते हैं। यानी बस वस्तुओं को किसे देख करके बस पहचान जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये उनको दिखाया आपने और ये उनको दिखाया आपने, तो आपने कहा बच्चों ये क्या है? उन्होंने कहा सर 1 2 3 4, 1 2 3 4। सर 4 भुजा इसमें भी, ये 4 भुजा है सर, दोनों में 4 भुजाएं हैं। बच्चे ये नहीं समझ पाए कि ये वर्ग है, ये आयत है। तो बाजार गए, उन्होंने समोसा खाया, उन्होंने कहा कि ट्रायंगल है। क्या है? ट्रायंगल है। तो बच्चे जैसे बॉल उन्होंने देखा तो उन्होंने कह दिया ये सर्कल है। तो बच्चे बस देखने के आधार पे, जो आकृतियां होती हैं उनको देखने के आधार पे बस बता देते हैं, पहचान लेते हैं। तो स्तर 0 होता है। स्तर 1 में क्या होता है कि जैसे बच्चे को आपने कहा कि ये बच्चा जब स्तर 1 में पहुंचता है तो विश्लेषण करने लगता है, एनालिसिस करने लगता है। जैसे वो पहचान जाएगा, अच्छा ये वर्ग है, ये आयत है, ये सर्कल है, ये त्रिभुज है, वो पहचानने लगता है धीरे-धीरे। ठीक है? वो जो है स्तर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। वो यहाँ पे दिया गया है कि रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज
और एक आयत दोनों ही है। तो बच्चा जब स्तर 2 में पहुँचता है, स्तर 0 में क्या हुआ? बस देख लिया। किसी भी चीज़ को देखा तो वो एक जैसा ही बताया। वो देख रहा है कि ये वर्ग है, ये आयत है, फिर ये भी कहा कि ये भी आपकी 4 भुजा है। तो जब उससे आपने पूछा इसमें भी 4 भुजा, इसमें भी 4 भुजा, इसमें भी 4 भुजा। तो बच्चा पहली बार वस्तुओं को देख कर के बस देखने के आधार पे डिसाइड करता है। लेकिन स्तर 1 में विश्लेषण कर पाता है, नहीं इसके आमने-सामने की भुजा बराबर होती है, अच्छा ये वृत्त है, ये इसमें 3 भुजाएँ हैं। स्तर 1 में वो विश्लेषण धीरे-धीरे करने लगता है। स्तर 2 में डिफरेंट क्वालिटी अलग-अलग करने लगता है, क्वालिटी जान पाता है। यानी वो समझ जाता है कि वर्ग और समचतुर्भुज में क्या अंतर है। वर्ग में भी 4 भुजा बराबर होती है और कहेगा समचतुर्भुज में भी 4 भुजा बराबर होती है, लेकिन वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। धीरे-धीरे बच्चा उसकी क्वालिटी की, उसके गुणधर्म को समझने लगता है स्तर 2 में। स्तर 3 में निगमन सीख जाता है। निगमन आप पढ़े होंगे क्लास 9-10 में हम लोग पढ़े थे। प्रमेय, थ्योरम सीख जाता है उसको सिद्ध करने के लिए। जैसे उसको सिद्ध करना है कि ये हमारा मान लीजिए समचतुर्भुज है, तो इसमें 2 त्रिभुज लेगा, फिर उसके बाद कैसे सिद्ध करना है, तो ये चीज़ें स्तर 3 में आती हैं। तो यहाँ पे दिया है वर्ग, एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है। इस वैन हिली के चिंतन में ये सेकंड नंबर पे हो जाएगा आपका जो है संबंध हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन है इसका हो जाएगा। बाकी अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हम लोग जो है ये रहा आपके पास अगला प्रश्न। इसको हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? कल 11 बजे आपको क्लास मिल जाएगी। इसके जो 15 प्रश्न है बहुत कम समय लगेगा आप खत्म करने में, क्योंकि जो लगाने वाले जो सॉल्व करने वाले प्रश्न थे उसमें टाइम लगता है, क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। बाकी इसको बहुत जल्दी खत्म कर लिया जाएगा 15-20 मिनट 25 मिनट की क्लास में, 20 मिनट या 15 मिनट में 15 क्वेश्चन खत्म कर देंगे। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर आप पेपर फर्स्ट के लिए मैथ पढ़ना चाहते हैं तो डेली 11 बजे आपको क्लास मिलेगी, ठीक है? आप उस क्लास को देख लिया करिए, या जब भी आपको समय मिले आप उस क्लास पड़ी रहेगी। और ये जो है प्लेलिस्ट में आप जाएँगे तो सीटेट नहीं अगर पता है, अगर ये तीसरी क्लास है, मैं आपको बता दें मैथ की। प्लेलिस्ट में जाएँगे आपको मिल जाएगा सीटेट, आप देखिएगा उस पे लिखा होगा सीटेट पेपर फर्स्ट मैथ के नाम से है। मैंने पहली क्लास करा दिया है, दूसरी क्लास हमने करा दी, ये हमारी जो है क्लास तीसरी थी। हम सब प्रीवियस ईयर पेपर करा रहे हैं। हमारा टारगेट है 25 से 30 प्रीवियस पेपर आपको करा के भेजें, ताकि 30 के 30 प्रश्न आप सही कर लें, एक भी प्रश्न आपके गलत ना हो एग्जाम में, ठीक है? तो चलिए चौथी क्लास आपको कल नेक्स्ट मिलेगी, और कम से कम 20 तो करा ही देंगे आपको। 20 प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर आपको करा के भेजेंगे। अगर इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास आप करते हैं तो डेफिनेटली इस एग्जाम में जब आप जाएंगे तो कहेंगे सर हाँ सच कह रहे थे, बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके आए हैं। क्योंकि हम कहीं से प्रश्न ला नहीं रहे हैं, इंस्टीट्यूट के प्रीवियस ईयर पेपर है, इसी के आधार पे आपके प्रश्न बनेंगे, केवल डिजिट आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है? क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय, नेक्स्ट मिलते हैं। बाय।